हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों, हम अगर बात करें तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जीएस यानी जीएस में अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग बात करें तो दोस्तों मेडवल हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे और हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश और जिसके अंतर्गत हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी में जो कल हमने बात की थी वो है दोस्तों हम लोग उसकी बाजार नियंत्रण पॉलिसी यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। आज हम लोग दोस्तों उसकी भू राजस्व जो नीति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका जो भू राजस्व में जो सुधार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और आज हमारा दोस्तों ये ख़त्म हो जाना चाहिए आज खिलजी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम यहाँ बता दें दोस्तों, तो हम यहाँ पे किस चीज़ को टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो जो भी दोस्तों जैसे पेट है, वीडियो है, यूपी या कह लीजिए आप यूपी पीसीएल का पेपर है ना, फॉर्म अभी आ चुका है और दोस्तों पेपर तो होना ही होना है। तो यूपी पीसीएल है, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री, तो ये सब हम लोग दोस्तों इसको टारगेट लेके ये क्लास कर रहे हैं और इसमें बहुत डिटेल से आपको जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी प्री तक का आपको आराम से कंटेंट इसमें मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इतना डीप और ज़्यादा ना तो आपको ज़्यादा डीप में ले जाने की कोशिश करूँगा और ना ज़्यादा सतह पर रखूँगा, एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, आप क्वेश्चन को कर पाए और आपको टॉपिक की समझ भी हो पाए। सबसे मेन चीज़ होती है टॉपिक की समझ। जब आपके पास टॉपिक की समझ होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को कर रहे थे, जिसमें हमने कल आपसे कहा था कि हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार कर रहे थे। प्रशासनिक सुधार हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, तो हम लोग कर रहे थे कल जो टॉपिक था हमारा वो था अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, ठीक है ना, हम लोग कल ये कर रहे थे। और इसमें हम लोग ने क्या कहा था कि जब हम लोग प्रशासनिक सुधार पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो इसने कुछ सैन्य सुधार किए थे। तो कल मैंने आपको सैन्य सुधार भी पढ़ाया था। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखते हैं इसकी बाजार नियंत्रण प्रशासनिक के अंदर ही तो आएगा, बाजार नियंत्रण की नीति देखते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसमें हम लोग देखते हैं इसमें भू राजस्व सुधार, क्या भू राजस्व में क्या सुधार किया या भू राजस्व में क्या नीति बनाए। और दोस्तों क्या देखते हैं, न्याय व्यवस्था और दोस्तों गुप्तचरी एवं न्याय व्यवस्था। तो मैं गुप्तचरी तभी पढ़ा दूंगा जब ये बाजार नियंत्रण की नीति पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार में आते हैं चीजें। ठीक है, तो हमने कल सैन्य सुधार पढ़ा है, बाजार नियंत्रण की नीति पढ़ी है और आज हम लोग दोस्तों भू राजस्व सुधार एवं न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और भू राजस्व को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। न्याय व्यवस्था में प्री में क्वेश्चन नहीं आता तो वहां से हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो भू राजस्व को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जितना जहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं पीटी में या कह लो वनडे एग्जाम में, तो वो आपको पता होंगे। और एक एक चीज मैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आप जाइए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा किसी भी पेपर का। आपसे अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो और जो भी मैं आपको एक चीज़ और कहता हूं दोस्तों, जो भी अभी मेरे चैनल पर नया जुड़ा है वो बस दोस्तों मेरे साथ बना रहे, थोड़ी आपको पूरी क्लास देखिएगा और बस करना क्या आपको कि मैं जो यहाँ पे लिखाऊं आपको वो लिखते चलना है और चीज़ें आपका एक नोट्स सेल्फ बन जाएगा। बस ये पीपीटी यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराई जाती, बट आपके लिए मैंने एक व्यवस्था कर रखी है कि जो टेलीग्राम चैनल है क्रैकर जीएस एकेडमी, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा डीप में पढ़ना है, तो मैं आपको डीप का मतलब ये होता है कि नोट्स मैं दे देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि जो रहे कि आप नोट्स भी पढ़ लें अगर आपको सहूलियत हो तो आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे भू राजस्व सुधार। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, आपसे निवेदन भी है कि आप दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट आप बाद में करिएगा जब आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक आप करिएगा। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा काम है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों भू राजस्व सुधार।
किसका है दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी का। भू राजस्व नीति या तो कह लो, ठीक है, ऐसे लिख लो नीति, या ठीक है सुधार नीति, जो भी लिखना है वो आपसे लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि जो राज्य है, राज्य की उस समय, चाहे वो प्राचीन कालीन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, और चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी से पहले था, और आज भी राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो भू राजस्व स्रोत है, यानी भूमि से उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाला कर, उसी को दोस्तों भू राजस्व कहते हैं। तो आज भी जो है भू राजस्व जो है, और या मध्यकालीन कह लो, या राजस्व प्राचीन इतिहास काल का भारत देख लो या आधुनिक भारत में देख लो, तो जो राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत है वो दोस्तों क्या है? वो भू राजस्व है। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। आय, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, ठीक है। अब दूसरी चीज बात ये आती है, जब भू राजस्व आय की मुख्य स्रोत था तो भू राजस्व का निर्धारण कौन करता था? ठीक, और भू राजस्व था कितना? सॉरी एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। तो मैंने क्या बताया कि भू राजस्व था, तो भू राजस्व कितना था और भू राजस्व का निर्धारण कौन करता था? तो भू, लिखते चलना है, भू राजस्व का निर्धारण राज्य द्वारा, यानी सुल्तान करता था, राज्य यानी सुल्तान कह लीजिए, ये भी भू राजस्व का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता था, ठीक है। जो कर के रूप में 50% था, यानी एक चीज आपको ये बता दूं मैं आपको, 50% था। भू राजस्व का निर्धारण राज्य यानी सुल्तान करता था, यानी भू राजस्व का निर्धारण कौन करता था? तो राज्य यानी सुल्तान। और कितना था दोस्तों? तो याद रखना कि 50%। पूरे प्राचीन भारतीय इतिहासकालीन, मध्य भारतीय इतिहासकालीन और आधुनिक भारत में तो बस छोड़ दो उसको, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर हम देखा जाए अभी तक में, तो सबसे ज्यादा भू राजस्व वसूली करने वाला यही था। शरीयत के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डीप में लेके जा रहा हूं, आपको बस सुनना है। शरीयत के अकॉर्डिंग जो आय के जो स्रोत हैं वो कर के रूप में 4 प्रकार के कर होते हैं, यानी आय जो है शरीयत के अकॉर्डिंग आप 4 प्रकार के करों से वसूल कर सकते हैं। कैसे? पहला होता है दोस्तों, तो होता है दोस्तों खराज। खराज यानी उसी को भू राजस्व बोलते हैं, उसी को खराज जो है और उसी को भू राजस्व। तो खराज। दूसरा था दोस्तों खुम्स। खुम्स यानी युद्ध के जो लूट का माल था वो। जजिया यानी जो गैर मुस्लिमों को लगता था वो। और दोस्तों जकात यानी जो मुस्लिम लोग, समुदाय के लोग जो अपने सामाजिक कल्याण के लिए जो कर कुछ धन देते थे वो। ये 4 प्रकार का कर की बात की गई है शरीयत में। और शरीयत में ये बात भी कही गई है कि जो खराज होता है वो 50% से नहीं अधिक नहीं होगा, अधिकतम 50% ही रहेगा, ठीक है। और वो भी कब? कोई विशेष परिस्थितियों में। बट इसने क्या किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% को पूरे जहां जहां इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था पूरे साम्राज्य पे 50% का कर निर्धारण कर दिया। तो सबसे अधिक कर की वसूली कर जो कर लगाया था वो इसी ने लगाया था। तो जो कर के रूप में 50% था, यानी भू राजस्व जो था वो 50% किसानों से वसूल किया जाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसकी जानकारी जो है उसकी जो पुस्तक है किताबुल खराज, ठीक है। किताबुल खराज से इस चीज़ की जानकारी मिलती कि इसने 50% जो कर था वसूला किया था। लिख लेना है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसकी जानकारी
किताब उल खराज से मिलती है। ऐसे एरो करके, जैसे मैंने सेम एज इट इज जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको नोट्स बनाना है बस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये था, कितना था, कौन निर्धारण करता था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई इसकी बात। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे आगे और भी, क्योंकि अभी दोस्तों क्या है, अभी तो मान लो राज्य मुख्य स्रोत तो भू राजस्व था। दूसरा, अब मैंने बताया कि भू राजस्व का निर्धारण कौन करता था, तो मैंने बताया राज्य कर दिया था। फिर मैंने तो कितना था, तो मैंने बताया 50% था। अब बात करेंगे कि किस रूप में लिया जाता था, नगद लिया जाता था कि या नगद मतलब वेतन के वो सिक्कों में, या कैसे, या अन्य के रूप में। तो ये भी लिखना है, ये भी लिखना है दोस्तों, ठीक है। किस रूप में लिया जाता था ये भी पता होना चाहिए। कर नगद एवं अन्य दोनों रूपों में लिया जाता था। कर की वसूली कर अन्य एवं नगद दोनों रूपों में वसूला जाता, दोनों रूपों में वसूला जाता था, वसूला जाता था। कैसे, मैंने बताया था मैंने जब बाजार नियंत्रण पॉलिसी जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या किया था, अन्न की आपूर्ति के लिए उसने क्या किया था कि अपने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो है, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के क्षेत्र में और उसके आसपास के इलाकों से उसने क्या किया था, जो कर है वो अन्न के रूप में लिया था, नगद में नहीं, अन्न के रूप में। यानी जो कर था, जो कर की वसूली दोस्तों अन्न एवं नगद दोनों रूपों में की जाती थी। तो ये भी चीज़ हो गई। अब सबसे बड़ी बात हो गई कि कर लग गया, कर कितना था ये हो गया, कर की वसूली किस रूप में होती थी ये पता चल गया। तो कर की वसूली करता कौन था, भाई कोई तो होगा जो कर की सरकार करते थे, कि जो जमींदार थे वो करते थे, कौन करता, ये सरकार का एजेंट करता था कौन। तो इस चीज़ के बारे में हमको जानना है। तो इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा इसको सुनिएगा पहले, फिर मैं इसको दिखाऊंगा। सुनना यह है कि दोस्तों क्या था कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में आप जब देखेंगे तो जो कर की वसूली है, पूरे मध्यकालीन इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी के पार्ट को छोड़ दिया जाए, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो पूरे मध्यकालीन इतिहास में जो था कर की वसूली कौन करता था, तो जमींदार, ठीक है। कौन करता था, जमींदार। और कर का निर्धारण मैंने बता ही दिया कि राज्य करता था। हमेशा कर का निर्धारण क्या कौन करता था, राज्य करता था। और कर की वसूली कौन करता था, यानी जमींदार। तो यानी जितना जो दर है जो राजा निर्धारित कर देता था या सुल्तान निर्धारित कर देता था, उतने की उतनी कर की वसूली जो है वो जमींदार करता था, यानी कर की वसूली जमींदार करता था। अब यहाँ एक चीज़ ये जानना है कि जमींदार भूमि का मालिक नहीं होता था, जमींदार किसान भूमि का मालिक होता था भारत में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और राज्य जो है उस पर कर लगाता था, और जमींदार एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के तौर पर उस पर जो कर लगाया गया उसकी वसूली करता है। यानी कर की जो वसूली है वो कौन करता था मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत में, तो जमींदार कौन होते थे, वो सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। वो सरकारी अधिकारी नहीं थे, ये भी याद रखना अपन, वो सरकारी अधिकारी नहीं थे, सिर्फ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। और वो क्या करते थे, वो कर की वसूली करते थे, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब वो कर की वसूली करते थे तो उनको क्या मिलता था, तो जमींदारों को कर की वसूली के बदले में 10% का कमीशन मिलता था। जितना जो राजस्व होता था उसका 10% इनको जमींदारों को कमीशन मिलता था। तो ये कमीशन मिलता था कब तक, बट बर्नी ने क्या किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो जमींदार थे उनकी हक खोती एवं किस्मतें खोती। यानी हक खोती का मतलब दोस्तों क्या है कि हक खोती मतलब जो 10% कमीशन मिलता था वो उनसे छीन लिया। किस्मतें खोती यानी भाई क्या है, जब वसूली कर रहे हैं तो हो सकता है कभी आप ज़्यादा वसूली कर लें या कुछ और, तो भ्रष्टाचार जो जिसको किस्मतें खोती मतलब किस्मत से आपने कमा लिया या इधर उधर करके, तो वो भ्रष्टाचार दोनों को समाप्त कर दिया। यानी जमींदारों से उनकी जमींदारी, जो एजेंट के रूप में जो कार्य करते थे उनकी जमींदारी वो छीन ली। जमींदारी छीनने का मतलब ये है कि अब जो है वो जो भू राजस्व है, ये जो कर की वसूली है वो जमींदार नहीं करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया। तो फिर कौन करता था,
इसी के जो एक अधिकारी होता था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, आमिल नामक एक अधिकारी होता था जो भू राजस्व अधिकारी होता था, वो कर की वसूली करता था। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई है, मैंने आपको पूरा मध्यकाल इतिहास में समझाया है। आपको बात याद रखना कि सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के काल में ऐसा हुआ है कि उसने भू राजस्व की वसूली जमींदार के रूप में, जमींदारों से ना कराकर अपने अधिकारी भू आमिल नामक अधिकारी से करवाई, जो भू राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, इसी के संदर्भ में बर्नी लिखता है कि जब जमींदारों से अलाउद्दीन खिलजी ने हाके खोती यानी 10% का जो कमीशन वो और किस्मतें खोती जब वो छीन लिया, तो कहता है कि जमींदार इतने गरीब हो गए कि उनकी जो महिलाएं हैं, जमींदारों के घरों की महिलाएं मुसलमानों के घरों में बर्तन मांजती थी। ये बर्नी लिखता है। और मैं यहाँ आपको एक बता दूं, बर्नी कट्टर मुस्लिम था और कट्टर हिंदू विरोधी था। और एक चीज़ मैं यहाँ ये भी बता दूं, जब बर्नी ये सब चीज़ें लिख रहा है तो उस समय वो जेल में था और उस समय वो भारत में भी नहीं था। तो जो इंसान यहाँ आया नहीं, जो जेल में है, वो भारत के संदर्भ में लिख रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितना कट्टर है और कितना पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ लॉजिक लगा सकते हैं कि दोस्तों, जो जमींदार हजारों सदियों से जमींदारी कर रहे हैं, ठीक है, या उनके पास बहुत बड़ा लैंड है, और वो मान लीजिए 20 साल रहा है अलाउद्दीन खिलजी का काल, और मान लीजिए उनको 20 साल नहीं भी जमींदारी मिलती, तो उससे ये थोड़ी ना इतने वो गरीब नहीं हो जाएंगे कि वो उनको खाने के लाले पड़ जाएं, या उनकी महिलाएं जो हैं मुसलमानों के यहाँ बर्तन मांजें। इससे देखो क्योंकि दोस्तों, जमींदार जो होते थे उनके पास तो खुद इतनी बड़ी ज़मीन, उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती थी, और हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक होने के बावजूद वो उनका हो सकता है कि जमींदारी से जो है उनको अतिरिक्त आय मिलती थी, उनकी जो लाइफ होती थी वो लग्जरी हो जाती थी बस। और जमींदारी जब छीनी गई तो उनकी लाइफ लग्जरी नहीं रहेगी, मगर आप उनका जीवन निर्वाह आराम से चल रहा होगा, ये गारंटी। तो ये इससे पता चलता है कि जमींदार जो बर्नी है वो बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित था। और दूसरी चीज़, वो मुस्लिम हिंदुओं को हमेशा निम्न और वो समझता था। ठीक है, कैसे? इसी तरह दोस्तों, वो एक और वो मोहम्मद बिन तुगलक के जो उसकी सांकेतिक मुद्रा होती है उसकी विफलता हो जाती, तो उसी के संदर्भ में वो कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की विफलता का मुख्य कारण, कहता है कि होने का मुख्य कारण था कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन जाना, यानी प्रत्येक हिंदू का जो घर था वो टकसाल बन गया, जिस कारण उससे क्या हुआ कि जो जाली सिक्का था वो बहुत ज़्यादा ढाला गया, और इसके कारण क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा की जो नीति वो फेल हो गई। तो इस तरीके से वो पता चलता है कि वो पूरी सीधे वो क्या करता, अब ये चीज़ें क्या उस समय सिर्फ हिंदू ही पूरी तरीके से टकसाल बनाते थे या मुद्रा ढालते थे, मुस्लिम भी नहीं। तो इस तरीके से वो देख रहे हैं हम कि वो सीधे हिंदुओं पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। ठीक है, तो भू राजस्व नीति आपको थोड़ा ये समझ में आएगा इसमें, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, मैंने समझा दिया है, आप अगर चाहते तो उसको लिख भी लेते हैं, तो आप ये लिख सकते थे, या आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसमें लिखें। देखो मैं बताता हूँ, मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ क्योंकि फिर बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, तो बड़ा लिखना पड़ेगा, तो आपको इसको पूरा लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको लिखता हूँ पॉइंट में आपको। ठीक है, पॉइंट बनाए कितना, 3 पॉइंट हो गए, तो उधर शायद चौथा पॉइंट ये ना, मध्यकाल में लिखना है। मध्यकाल में भू राजस्व की वसूली जमींदार सरकार के एजेंट, सरकार मतलब राज्य है ना, सरकार के एजेंट के रूप में मध्यकाल में भू राजस्व की वसूली जमींदार सरकार के एजेंट के रूप में करती थी। जमींदार सरकार के एजेंट के रूप में करते थे। ठीक है, ये चीजें, जिसके बदले उन्हें 10% कमीशन मिलता था। ठीक है, कमीशन मिलता था भाई, वो वसूली करते थे सरकार के एजेंट के रूप में, ये सरकारी अधिकारी नहीं थे। 10%। जबकि बर्नी लिखता है, जबकि
वर्णी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की जमींदारों की, ठीक है, ऐसे करके मैं इसको ऐसे में लिख दे रहा हूं, जमींदारों की हक एक होती किस्मत एक होती। ये क्या था दोस्तों? तो ये हक एक होती क्या था दोस्तों? तो 10% कमीशन। आज तक किसी को समझ में नहीं आएगा कि हक एक होती, पढ़ के देख लीजिएगा यूट्यूब पर, स्पष्ट इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। दूसरा भ्रष्टाचार, किस्मत एक होती है ना, भ्रष्टाचार, ठीक है। हक एक होती यानी 10% कमीशन, और भ्रष्टाचार, और किस्मत एक होती क्या लिख लिया? छीन लिया। नीचे लिख लेना आपको, इसको एरा बना के छीन लिया, ठीक है, छीन लिया। तो ये जब वर्णी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदारों की हक एक होती एवं किस्मत एक होती छीन लिया, यानी 10% कमीशन एवं भ्रष्टाचार छीन लिया, जो उनको मिलता था पहले वो करते थे। फिर ऊपर लिखेंगे, ऊपर मैं डाल रहा हूं, मैं नीचे का लिखते रहना आप लोग, ठीक है। फिर क्या बताता है, फिर क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी ने, हम एक लिख दे रहे हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वसूली आमिल नामक अधिकारी से करवाई। मैं डिफरेंट कलर से, आमिल नामक सरकारी अधिकारी से करवाई, सरकारी, ठीक है, जो उसी के जो राज्य का अधिकारी, सरकारी अधिकारी के माध्यम से करवाई, मैं उधर स्पेस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उधर में कुछ लिखना है, से करवाई, ठीक है, के माध्यम से करवाई। अब ये आमिल कौन होता था दोस्तों? तो ये भू राजस्व अधिकारी, मैं डिफरेंट पेन यूज करूंगा, भू राजस्व अधिकारी, स्पष्ट शब्दों में एकदम समझ में आया? स्पष्ट शब्दों में अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वसूली आमिल नामक अधिकारी से के माध्यम से करवाई। और वो कौन होता था दोस्तों? तो वो भू राजस्व अधिकारी, वो नहीं यानी वो सरकारी अधिकारी था, ठीक है। तो और जमींदार कौन होते थे? सरकारी अधिकारी नहीं थे, वो कौन होते थे? वो सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, एजेंट के रूप में कार्य करते थे। तो ये चीज आपको भू राजस्व नीति में पहले ये इतनी चीज समझ में आई है ना दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ये चीज आप लोग जान लीजिए कि, है ना, ये एक चीज ये हो गया, ये तो भू राजस्व नीति के बारे में मैंने इतना बता दिया, इतना से ज्यादा आपको कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, हर चीज को मैंने स्पष्ट करके बताया। दूसरी चीज आपको एक चीज और बता दूं, उसने ये नीति क्यों अपनाई? ये जो है उसने जमींदारों को उनकी जमींदारी से क्यों बेदखल कर दिया, उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण दोस्तों ये था कि वो जमींदारों को कमजोर करना चाहता था, क्योंकि जमींदार लोग ही जो प्रशासनिक वर्ग था, जो प्रशासन था, उसमें बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। और ये बड़े बड़े पदों पर आसीन होने की वजह से क्या करते थे, जो राज्य होता था उसमें हस्तक्षेप करते थे। तो उसने क्या किया कि, और क्या होता था, ये अपने अकॉर्डिंग राज्य को संचालित करने के लिए एक इच्छा रखते थे। बट अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अकॉर्डिंग साम्राज्य चलाया, तो और वो जानता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो अमीर है वो विद्रोह करेंगे, और अगर विद्रोह करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको दबाने में ही लग जाएगा। तो क्यों ना हम क्या करें, इनको कमज़ोर कर दें। देखो, दबाएंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारी भी तो शक्ति छीड़ होगी ना भाई। हम अगर अपना
सेना बल सैन्य बल लगाएंगे, क्योंकि उस समय जमींदारों के पास भी सेनाएं होती थी, अगर हम अपना सैन्य बल लगाएंगे तो हमारा सैन्य बल कमजोर होगा, फिर हमें अपने सैन्य बल को मजबूत करने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है कि क्यों ना हम अमीरों को ही आर्थिक रूप से कमजोर कर दें। और आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उसने क्या किया, अमीरों से क्या कर दिया, जमींदार ही अमीर होते थे, उनसे क्या कर जमींदारी ही छीन ली। भाई हमने आपकी आय का स्रोत छीन लिया, जब आपके पास आय का स्रोत ही नहीं होगा तो आप सेना नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे तो आप विद्रोह नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे तो हमारा आराम से संचालन हो जाएगा। तो इसलिए उसने ये चीज करा। और इसीलिए और दूसरा काम उसने क्या किया, अमीरों पे क्या होता था, कुछ बकाया राशि होती थी हर राज्य, उसने इसीलिए क्या किया, अब आप और लिखना है आगे, इसके लिए आप अलग से पॉइंट बनाइएगा, इसके लिए अलग से हेडिंग बनाइएगा। भू राजस्व नीति समाप्त हो गई। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा अमीरों के बारे में एक बता दूं। अमीरों पर नियंत्रण के उपाय इसने क्या किया, अमीरों पर नियंत्रण किया। तो उसके लिए क्या उपाय किया, तो पहला उपाय तो इसने यही किया, इसने क्या किया, पहला उपाय उनकी जमींदारी छीन ली। क्योंकि अमीर जो जमींदार होते थे वही बड़े बड़े पदों पर आसीन होते थे, और जो बड़े पदों पर आसीन होते थे वही अमीर होते थे, है ना, अमीरों, है ना, अमीर होते थे, वही अमीर होते थे, ठीक है। उनकी जमींदारी छीन ली, सबसे पहला तो काम यही मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको, जमींदारी छीन ली। फिर क्या किया, हाके खोती एवं दोस्तों किस्मतें खोती छीन लिया। दूसरा काम उसने क्या किया, दीवान ए मुस्तखराज, ये याद रखना है, दीवान ए मुस्तखराज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्तखराज बहुत से लोगों को तो एक बार में याद नहीं होगा ये सब नाम, ठीक है। दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया। अब इसका क्या रोल है, विभाग का गठन क्यों किया दोस्तों, तो विभाग का गठन किया। ये क्या था, ये दोस्तों था, ये क्यों गठन किया गया, तो ये अमीरों से बकाया राशि वसूल करने के लिए, अमीरों से बकाया राशि वसूल करने के लिए, जो भी बकाया राशि थी वसूल करने के लिए, ठीक है, ये अपनाया गया। क्योंकि कुछ राजस्व लेते थे, कुछ अपने नीचे खर्च कर लेते थे, और जिस वजह से क्या होता है, इनके पास बहुत सारा बकाया रह जाता था। तो इस बकाया को वसूल करने के लिए उसने क्या किया, दीवान मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया, और एक दीवान मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, जो क्या करता था, सारे अमीरों से उनकी जो बकाया राशि थी उनकी वसूली कर दी। ये सब नियंत्रण थे। तीसरा काम क्या किया उसने, जो समारोह होते थे, समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया, समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि आपको अगर कुछ करना है, सार्वजनिक जगह पर बैठकर कुछ करना है, तो उसके लिए पहले राज्य की अनुमति लेनी पड़ती, चाहे वो विवाह हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी समारोह आपको अगर करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, राज्य से आप क्या करेंगे, राज्य से आज्ञा लेंगे, राज्य से आज्ञा मांगेंगे। तो ये कुछ इसने क्या किया, नियंत्रण करने के अमीरों पर उपाय किया। मैंने बता दिया, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा ये तो समझ में ही आ गया होगा कि क्या किया उसने, अमीरों से बकाया राशि वसूल ली। पहली बात तो उनसे क्या किया, अमीरी छीन ली, तो वो जमींदार गरीब हो गए। फिर अमीरों से क्या किया उसने, फिर बकाया राशि भी वसूल कर लिया। तो इस तरीके से अमीर एवं जमींदार, जो जमींदार, देखो हम बता दें आपको, जो जमींदार होते थे वो कुलीन वर्ग के होते थे, और वही अमीरी के पद पर आसीन होते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जमींदार और अमीर कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता था। हाँ, हो सकता है कि कुछ जमींदार अमीर के पद पर ना आसीन हो, मगर अधिकतर जमींदार अमीर के पद पर आसीन होते थे, क्योंकि अमीर कौन होते थे, वो सरकारी अधिकारी होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस चीज़ के बारे में आपको, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये भू राजस्व नीति के बारे में आपको स्पष्ट शब्दों में मैंने बता दिया, हर चीज़ को एकदम एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। तो इसको आप बस साथ में लिख लें। और आगे चलिए हम थोड़ा सा और आपको बता दें, और इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करेंगे। चर्चा ये करना है कि न्याय व्यवस्था के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं बता देता हूँ कि इसकी न्याय व्यवस्था जो कठोर थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। न्याय व्यवस्था इसकी जो थी, लिख लेना, न्याय व्यवस्था इसकी कठोर थी, ठीक है। इसकी न्याय व्यवस्था कठोर थी, इससे बाद अलावा इस पर और कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। पीटी 1 डे एग्जाम, पीटी, यूपी पीसीएस पीटी या कोई भी
में इससे अलावा इसमें कोई कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसकी न्याय व्यवस्था कठोर थी। दूसरी चीज मैं आपको एक नोट करके आप लिखिएगा दोस्तों, नोट करके, मुझे वो शब्द अभी याद आ रहा है तो आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए खजाइन, खजाइन जा है ये, ठीक है, खजाइन उल फतू, उल फतू, ये क्या है दोस्तों, खजाइन उल फतू, उल है ये, ऊ दोस्तों, खजाइन उल फतू, ये क्या है दोस्तों, खजाइन उल फतू से, खजाइन उल फतू से, है ना, खजाइन उल फतू से अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, साम्राज्य विस्तार की, मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि मैं फिर उधर लिखना, की जानकारी मिलती है, ठीक है, मिलती है। अब ये खजाइन उल फतू किसकी रचना थी, तो ये दोस्तों पुस्तक है, इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया कि खराज से पता चलता है, किताबुल खराज से पता चलता है कि उसने 50% कर लगाया था जो अधिकतम था, और इसी तरह इसकी जो साम्राज्य विस्तार जैसे दक्षिण है या गुजरात है या राजस्थान उसने जीता, तो इस चीज़ की जानकारी किससे मिलती है, तो खजाइन उल फतू से मिलती है। और ये क्या है दोस्तों, ये अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की पुस्तक है ये, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि थे, इतिहासकार भी था, कवि था, ठीक है। और इस अमीर खुसरो के ही जो क्या कहते हैं गुरु थे, इसके बारे में और लिखना है और नोट करके लिखना है दोस्तों। अमीर खुसरो के ही जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो तो आपको याद रहेगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है, और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिनका जो था निजामुद्दीन औलिया, अब इसी में लिखना है अलाउद्दीन, मैं खिलजी नहीं लिखूंगा, अलाउद्दीन सूफी संत, अलाउद्दीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का सम्मान करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है, मैं भी बताता हूं, का सम्मान करता था। क्या रीजन है तो मैं बताता हूं। रीजन ये है दोस्तों कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने 4 सूफी संत दे दिए जाएंगे और 4 राजा दे दिए जाएंगे और आपसे कहेगा इनका मिलान करिए। तो आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन, एक तो देखो अलाउद्दीन से आ से अमीर खुसरो, अरे मैं खुसरो अमीरो खुसरो मैं लिख रहा हूँ, अमीर खुसरो, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन थे, आ देखो औलिया, निजामुद्दीन औलिया, तो आ रहा है सब में, औलिया, अमीर खुसरो, औलिया, अलाउद्दीन, है ना। तो निजामुद्दीन औलिया का सम्मान करता था। मैं इनके बारे में एक थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ कि ये जो सूफी संत होते थे ये किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लिप्त नहीं रहते थे। ये राज्य से बाहर, मतलब ऐसी जो सेना दिल्ली से दूर थोड़ा एक अपना वो बना कर वहीं पे रहते थे, वहीं पे जो क्या कहते हैं जो समाज कल्याण के लिए जो कार्य होते थे वो करते थे, ठीक है। और ये राजनीति में जाना पसंद नहीं करते थे। तो अमीर खुसरो नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जताई कि मैं जो है आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये जो सूफी संत थे वो राजाओं से न मिलते थे न राजाओं से कोई वास्ता रखते थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैं राजाओं से नहीं मिलता हूँ, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने कहा कि किसी दिन मैं बिना बताए आपके यहाँ आ जाऊँगा, आपके खानकाह में, जहाँ जो अमीर खुसरो जैसे जो सूफी संत जहाँ रहते थे उसको खानकाह बोलते थे। खानकाह जैसे हमारे यहाँ क्या होता है मठ होते हैं, जैसे बौद्ध जैन में मठ होते थे, इसी तरीके से इनके जो यहाँ जो इनका निवास स्थान था सूफी संतों को, उनको खानकाह बोलते थे। खानकाह, ठीक है, खानकाह बोलते थे। खानकाह में रहते थे। इसने कहा कि किसी दिन मैं आपकी खानकाह में बिना बताया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे खानकाह में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से आप आएंगे तो दूसरे वाले दरवाजे से मैं निकलकर कहीं चला जाऊंगा। तो ये सूफी संत इस तरीके के पहले थे कि इनको न राजनीतिक महत्वाकांक्षा न राजा से कोई वास्ता, सिर्फ ये सामाजिक कल्याण के काम में लगे रहते थे। तो इस तरीके से ये था, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम आप बाद में कभी सूफी संत सूफीज़म पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हुई, इसके बारे में नोट करके तीसरा नोट क्या लिखेंगे, इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया। इसके बारे में एक चीज़ ये याद रखना है, अलाई दरवाज़ा के बारे में, अलाई दरवाज़ा के बारे में एक शब्द ये याद रखना है, यह इस्लामी पद्धति पर बना, यह पूर्णता इस्लामी पद्धति पर बनी पहली संरचना है, पहली संरचना है, ठीक है। ये याद रखना है कि इसने अलाई दरवाजा बनवाया का निर्माण करवाया या बनवाया, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। बट इसके बारे में एक चीज ये याद रखना है कि यह पूर्णता इस्लामी पद्धति पर बनी पहली संरचना है। तो इससे पहले कोई जो भवन बने थे या कुछ संरचनाएं बनी भी थी तो पूर्णता इस्लामी पद्धति पे नहीं बनी थी, उनमें क्या होता था, कुछ भारतीय हो रहता था ना। बट ये जो है, ये पहली ऐसी संरचना है जो पूर्णता इस्लामी पद्धति, उसमें किसी का मिश्रण नहीं, सिर्फ इस्लामी पद्धति के तरीके बना है, मेहराब है, गुंबद है, ये सारी चीजें इसमें बना है, ठीक है। तो ये अलाई दरवाजा के बारे में आपको इतनी चीजें, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो गया संपूर्ण जानकारी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो गई दोस्तों संपूर्ण जानकारी। इसके बाद दोस्तों अब मैं आता हूं मुबारक खिलजी। इसके बाद जो शासक बनता है मुबारक खिलजी, मैं थोड़ा सा है उसमें बता देता हूं, बस खत्म करता हूं तो, ठीक है। एक दिन देखो मैं लेकर आऊंगा, क्या करूंगा ना, जैसे कि मैं अभी जैसे मैंने आपको खान का बताया, तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ शब्द हैं दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत दोस्तों खत्म होगा ना, जिस दिन दिल्ली सल्तनत खत्म होगा, दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद मैं दूसरे दिन एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें दिल्ली सल्तनत में जो टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे मलफूजात एक शब्द लिख के आएगा कभी पे आपको, ठीक है। जैसे मैंने खान का बताया, और भी जो अमीर हैं, उलेमा, इनके बारे में भी मैं आपको एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा, तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तब लेकर आऊँगा, बट ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, शब्द मगर मैं जो जहाँ पे होता है उसे मैं बता तो जरूर देता हूँ, बट मैं फिर क्या करूँगा, एक दिन क्लास लेकर आ जाऊँगा, उसके लिए 30-35 मिनट की क्लास कर लूँगा हम लोग, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप दिक्कत मत लीजिएगा। तो हाँ, मैं बता रहा था कि इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की 1300 में क्या होता है, 1316 में मौत हो जाती है, और फिर क्या होता है, मुबारक खिलजी। इसके बारे में बस थोड़ा सा जानना, कुछ नहीं जानना है। मुबारक खिलजी शासक बनता है, मुबारक खिलजी शासक बनता है, और मुबारक खिलजी शासक बनता है, तो ये इसका क्या करता है, इसने एक काम किया कि इसने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी उसको पलट दिया। लिखो, इसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को पलट दिया, यानी ये इसने अलाउद्दीन खिलजी की सारी नीतियों को पलट दिया। पलट दिया का मतलब क्या होगा कि नहीं मानी, बस पलट दिया, ठीक है। दूसरा ये याद रखना है, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, बस इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अब मैं यहाँ खलीफा के बारे में दोस्तों नहीं बताऊंगा। खलीफा दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है, खलीफा का मतलब होता है, अभी बताऊंगा। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया, घोषित किया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, बस ठीक है, बस इतना जानना है। और ये क्या था दोस्तों, खलीफा दोस्तों क्या, खलीफा का मतलब दोस्तों उत्तराधिकारी होता है, अरबी भाषा में दोस्तों खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। ये कभी मैं पढ़ाऊंगा जब आपको साम्राज्य देखेंगे, कभी अगर चर्चा करने को मौका मिलेगा तो इससे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गई आपकी, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ये चीज आपको। अब ये दोस्तों यहाँ पे अब इसके बाद क्या होता है, मुबारक खिलजी की हत्या कर देता कौन, वो जिसको गुजरात से लेकर आया था, क्या, मलिक काफूर को मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है। तो ये अंतिम शासक था, और इसके बाद मुबारक जो क्या बोलते हैं, मलिक काफूर इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद कोई और कठपुतली को वो शासक बनाता, 13 दिन के लिए तो खुद ही सुल्तान बना था मलिक काफूर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये दिल्ली सल्तनत, और या कह लो आप, सॉरी दोस्तों, ये खिलजी वंश यहाँ पे समाप्त होता है।
ये मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के बारे में डिटेल से चर्चा की है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूं, जैसे दिल्ली सल्तनत के में जो क्वेश्चन आते हैं या तो बाजार नियंत्रण, जैसे पॉलिटी, जैसे आप मेंस लिखेंगे यूपीपीसीएस का, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बाजार नियंत्रण पॉलिसी, भू राजस्व की नीति, या उसका जो साम्राज्य विस्तार उसके बारे में पूछ सकता है, या पूरा हो उसके एक इसमें एक शब्द और आता है खिलजी क्रांति के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ से कुछ मेंस क्वेश्चन है, तो वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी हम लोग जो चीज़ पे फोकस करके कह रहे हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी खिलजी वंश की समाप्ति। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आपको इतना डीप भी लेके जाने की कोशिश नहीं की है, आपने फील किया होगा, समझाया है मैंने, और आपको हर एक चीज़ को डायमेंशंस कवर कर दी। आज अब ये टॉपिक खत्म हुआ, और आज आपके पास जितने भी सोर्स है खिलजी वंश से संबंधित, उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए और लगाइए। अगर आप क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझसे बताइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको इसी सब चीज़ों से मिलेगा जो मैंने यहाँ पढ़ाया, जो मैंने समझाया, ठीक है। तो आप बस ये करिएगा। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश भी की, और मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाने की भी कोशिश की, ठीक है। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह ये भी करूंगा कि दोस्तों पढ़ने की रीति आप ऐसे ही डालिए, आप इसी तरीके खुद का नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा, आपका जो होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका दोस्तों आपका बेनिफिट होगा। टीचर दोस्तों थोड़ा मेहनत करके आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, ये सब काम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपका खुद का नोट्स बनेगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से थोड़ी आदत डालिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और फिर कल मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद दोस्तों।